गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 86, जो कि आज तारीख हो चुकी है 9 दिसंबर 2023। और 9 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। इश्क कर लीजिए बेइंतहा अपने किताबों से, एक यही है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती है। दोस्तों, किताबें कभी अपनी बातों से पलटा नहीं करती है। आपको एक बार इश्क कर लेना है किताबों से, उसके बाद में अगर ये आपको छोड़ेगी भी तो भी कुछ ना कुछ बना के छोड़ेगी। और किताबों से आज जिन जिन ने इश्क किया है वो दुनिया में चर्चित ही हुए है। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि किताबों से आप इश्क कर लीजिए। और दुनिया में आपको, आप किसी से इश्क करेंगे वो धोखा ही देगा, परंतु किताबें आपको कभी धोखा नहीं देंगी। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। सीप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया है? तो भारत की कंपनी को शामिल किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, मझगांव डॉक्स को। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो सीप्री की रिपोर्ट है वो कहाँ जारी की जाती है। वो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर जारी की जाती है। और वैश्विक जो 100 हथियार उत्पादक कंपनियां हैं उनमें 3 भारत की कंपनियां शामिल हो चुकी है। जो कि पहली कंपनी है हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत के अंदर पहला स्थान है, जबकि विश्व के अंदर इसका स्थान 41वां है। और भेल जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका भारत के अंदर दूसरा स्थान है, जबकि विश्व के अंदर 63वां स्थान इसका है। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि तीसरी कंपनी है मझगांव डॉक्स। तो मझगांव डॉक्स का भारत के अंदर तीसरा स्थान है और जबकि विश्व के अंदर 89वां स्थान है। जबकि फर्स्ट रैंक पूरे वर्ल्ड के अंदर किसकी आई है? तो ये लॉकहीड जो मार्टिन कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, इसका फर्स्ट स्थान आया है, जो कि सीप्री की रिकॉर्ड के अंदर आया है। तो इसका फर्स्ट स्थान आया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT16SA का अनावरण कहाँ हुआ है? तो JT60 का अभी हाल ही में जो अनावरण हुआ है ये हुआ है जापान के अंदर। अच्छा, ये JT16SA है, इसको लॉन्च किया गया जापान के द्वारा और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है। फ्यूजन का मतलब है संलयन। अब हम देखते हैं संलयन का मतलब क्या है। हम देखते हैं जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलती है। सूर्य से, तारों से वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा निकलती है, जो हाइड्रोजन और हीलियम है। अच्छा, संलयन का मतलब है जुड़ना। और नाभिकीय रिएक्टर का मतलब क्या है? नाभिकीय रिएक्टर का मतलब होता है कि इनसे विखंडन होना, टूटना, तोड़ना, इसका मतलब हो जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर किस में काम आता है? तो परमाणु बम बनाने के अंदर काम में आता है। इसके अलावा हम देखते हैं जापान का नाम आ गया तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वो मुद्रा येन मुद्रा है। और येन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका सिंबल है। अपने रुपये का सिंबल रूप इस प्रकार से होता है, उस प्रकार से इसका ये सिंबल है। और जापान का जो पीएम है वो कौन है? फूमियो किशिदो पीएम है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। अच्छा, जापान के अंदर कौन कौन से द्वीप है? तो होकेडो द्वीप है, होन्शु द्वीप है, क्यूशु द्वीप है और शुकोयो, ये भी द्वीप है। वहाँ पर 4 द्वीप है, होकेडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोयू, ये 4 वहाँ पर द्वीप है। अच्छा, जापान को सुकुमारों का देश भी बोलते हैं, जापान को निप्पन भी बोलते हैं और सूर्योदय का देश भी जापान को बोलते हैं। संसद में, हाँ, यहाँ की जो संसद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो यहाँ की संसद को डाइट बोलते हैं। अपने यहाँ भारत में संसद बोलते हैं और वहाँ पर डाइट बोलते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं जो परमाणु रिएक्टर भारत के अंदर कौन कौन से है। तो तारापुर रिएक्टर वो कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर जो परमाणु रिएक्टर है तारापुर है। और केगा परमाणु रिएक्टर ये कर्नाटक के अंदर है। कुडनकुलम और कुडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर परमाणु रिएक्टर है। और इसके अलावा हम देखते हैं जो काकरापार परमाणु रिएक्टर है ये कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। और नरोरा जो परमाणु रिएक्टर है ये यूपी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्र सेट 2 किसने लॉन्च किया है? तो मिस्र सेट 2 अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये किया है चीन ने, जो कि मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्र सेट 2 है, इसको चीन ने लॉन्च कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है? तो चीन ने इसको
लॉन्च किया है। और मिस्र सेट 2 ये उपग्रह है, मिस्र का रोबोटिक सेंसर उपग्रह है, लॉन्च करने वाला हो गया। चीन ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 2C जो रॉकेट है उससे इस चीन ने इसको लॉन्च किया है। मुद्रा क्या है? तो युआंग मुद्रा हो गई है। रेमेनबी चीन की मुद्रा युआंग रेमेनबी है। और चीन की राजधानी बीजिंग हो गई है। यांगटीसी नदी के किनारे, यांगटीसी नदी कहाँ पर है? तो ये चीन के अंदर ही है। और एशिया की सबसे लंबी नदी भी यांगटीसी नदी को बोलते हैं। हुआंगो नदी, ये चीन का शोक भी बोलते हैं इसको, हुआंगो नदी को, और इसको येलो रिवर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो टकला मकान का मरुस्थल वो कहाँ पर है? तो ये भी चीन के अंदर है, टकला मकान का मरुस्थल। इसके अलावा हम देखते हैं जो मिस्र है, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी हो गई काहिरा, और इसको नील नदी का वरदान भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा सवेज नहर की भी हम बात कर लेते हैं। तो सवेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो जलसंधि है वो सवेज नहर है। और इसके अलावा उपग्रह की बात आ गई तो हम अपने उपग्रह की बात कर लेते हैं। जो चंद्रयान 3 उपग्रह उसको किस रॉकेट से भेजा गया? LVM 3 M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को भेजा गया। और आदित्य L1 जो मिशन है उसको किसके द्वारा भेजा गया था? आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। और NVS-01 ये किसका है? ये जो GPS यूज करते हैं ना हम, लोकेशन वाला है, तो उस प्रकार से ये भी NVS भारत का आ गया है जो लोकेशन का उपग्रह है। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया? तो GSLV F12 रॉकेट से इसको भेजा गया। और सेकेंड पीढ़ी का ये उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अभी हाल ही के अंदर, जो कि है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये किसका मिशन है? जो कि मार्स रोवर मिशन है, ये नासा का मिशन है, नासा USA की स्पेस एजेंसी है। अच्छा, ये मार्स रोवर जो मिशन है इसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन चुकी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बन चुकी है। 2021 के अंदर ये मंगल ग्रह पर लैंडिंग कर चुका था। जो कि मार्स रोवर मिशन है ये मंगल पर लैंडिंग कर चुका था। और उसके बाद में ये रोवर से अलग हो गया था। और इस रोवर का क्या नाम है? जो परसिवरेंस रोवर का इसका नाम है, जो रोवर है इसका नाम है परसिवरेंस। और ये आपको सामने दिख रहा है रोवर, इसका नाम है परसिवरेंस। जो अभी तक ये रोवर चल रहा है, जिस प्रकार से चंद्रयान 3 को भेजा गया उसी प्रकार से ये रोवर है, उसका रोवर भेजा गया था उसी प्रकार से ये इसका रोवर है परसिवरेंस। और ये अभी तक चल रहा है। और इसकी कमान संभालने वाली अभी ये बन चुकी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अच्छा, युद्धपोत की जो कमान संभालने वाली है वो कौन है अभी हाल ही के अंदर? तो वो है अपनी प्रेरणा देवस्थली, जो कि युद्धपोत की कमान संभालने वाली बन चुकी है। और ये इन्होंने किसकी कमान संभाली है? तो INS त्रिकंद की कमान संभाली है अभी हाल ही के अंदर। और इसके अलावा हम देखते हैं हमने मंगलयान कब लॉन्च किया, हमने क्या मंगल उपग्रह पर अपना मिशन लॉन्च किया है? तो हमने लॉन्च किया मंगलयान पर, अब मंगल ग्रह पर अपना मिशन जो है मंगलयान। और इसको लॉन्च करने वाला, इस रॉकेट को लॉन्च करने वाला भारत पहला देश बन गया था। PSLV C25 से हमने मंगलयान को लॉन्च किया था। और पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत पहला देश बन चुका था, जो कि मंगलयान ने मंगल के ऊपर उपग्रह लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये भी हाल ही के अंदर जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है UAE के अंदर, जो कि विश्व रेडियो संचार सम्मेलन प्रारंभ हुआ UAE के अंदर। अच्छा, ये जो विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 वाला अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ UAE के अंदर। और ये हर 4 साल में एक बार होता है। और अभी कहाँ प्रारंभ हुआ? UAE दुबई के अंदर प्रारंभ हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अल रेमसी इसके अध्यक्ष हो गए, जो कि UAE के ही रहने वाले हैं। अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया? तो इसको लॉन्च किया ITU ने इसको लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म होगी अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम दूरसंचार, इसकी जो ITU की फुल फॉर्म होगी। और ITU इसको लॉन्च करने वाला है। अच्छा, ये फर्स्ट बार कब हुआ था? तो ये फर्स्ट बार हुआ था 1995 के अंदर जेनेवा के अंदर हुआ है। इसके अलावा और कौन सा हो रहा है?
तो ITU के बारे में फुल बता देता हूँ मैं आपको। तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ भी बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1895 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है। 1865 की इसकी स्थापना हुई थी, और फर्स्ट बार इसको 1995 के अंदर जेनेवा में मनाया गया। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं और कौन सा सम्मेलन हो रहा है UAE के अंदर। तो UAE के अंदर एक सम्मेलन हो रहा है COP28, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं जिसको। और इसकी बैठक करने वाला कौन हो गया? इसकी बैठक करने वाला UNFCCC हो गया है। तो यहाँ पर एक अभी हाल ही के अंदर अभियान लॉन्च किया जाए, जल जीवन हरियाली अभियान। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो ये UAE के अंदर ही लॉन्च हुआ है, और इसकी अभी हाल में प्रशंसा हुई है, और ये यूपी अपने बिहार का है, जो कि मैंने आपको कल के क्वेश्चनों में ही बताया था। अच्छा, COP8 कहाँ पर हुई थी? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुई थी, और 2002 के अंदर हुई है। और COP1 कहाँ हुई है? तो COP1 1995 में हुई है, और बर्लिन के अंदर हुई है। COP27 कब हुई थी? तो COP27 2022 में हुई है, और शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलेटिक पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार जो भी हाल ही में मिला है, ये मिला है शीतल देवी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, जो कि एशियाई अवार्ड 2023 दिया गया है। ये रियाद जो साउथ अरबिया है वहाँ पर दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ युवा एथलेटिक्स का पुरस्कार शीतल देवी को मिला है। शीतल देवी कहाँ की रहने वाली है? तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, और इनका खेल हो गया पैरा तीरंदाज, इनका खेल हो गया शीतल देवी का, और इनको ये पुरस्कार मिल रहा है। अच्छा, ये इन्होंने 19 जो एशियाई खेल हुए हैं, जो चीन होंगजोंग के अंदर हुए हैं, उनके अंदर इन्होंने 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और जो ये हुआ है एशियाई अवार्ड 2023, जो एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार टीम का पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो वो ईरान को सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये अभी हाल ही के अंदर नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ है, और नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली, यहाँ पर यह प्रारंभ हुआ है, और 5 दिसंबर 2023 को हुआ है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है मूविंग फॉरवर्ड, इनकी थीम हो गई है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत मंडपम में यहाँ पर किसका आयोजन हुआ था, कौन सी बैठक हुई थी? तो यहाँ पर G20 का सम्मेलन भी यहाँ पर हुआ था, और G20 अब G20 नहीं रहा, G21 बन चुका है। उसके अंदर नया सदस्य कौन शामिल हुआ है? तो अफ्रीकी यूनियन वहाँ पर नया सदस्य शामिल हो चुका है। और G20 का जो अब होस्ट है वो कौन है? तो G20 का अभी होस्ट हो गया है ब्राज़ील, जो कि G20 भारत कब तक होस्ट था? तो 30 नवंबर तक भारत होस्ट था, ठीक है। अब 1 दिसंबर से कौन हो गया होस्ट? तो 1 दिसंबर से होस्ट हो गया ब्राज़ील, इसका होस्ट हो गया है। इसके अलावा हम देखते हैं तो ये कौन से क्रम का है जो अभी हाल ही में चल रहा है? ये चल रहा है जो 3rd क्रम का है, और मूविंग फॉरवर्ड इसकी थीम हो गई है। इसको क्यों आयोजित किया जा रहा है? तो इंटरनेट आपको पता है एक प्रकार से वरदान है, तो एक अभिशाप भी है। तो इंटरनेट से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में ये बैठक हुई है वहाँ पर, और दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के अंदर ये आयोजन हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं जो अपना ऑप्शन नंबर डी है उसके बारे में। तो मुंबई में क्या क्या हुआ है? तो मुंबई के अंदर अभी बैठक हुई है जो कि IOC बैठक। तो IOC का फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक है। ये IOC इंटरनेशनल कमेटी की बैठक है, और ये बैठक हुई है अभी मुंबई के अंदर 141वें क्रम की हुई है। और इसके अंदर बताया गया है कि जो 2028 के अंदर लॉस एंजल में जो होने वाले हैं ओलंपिक, उनके अंदर क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं ग्लोबल फिनटेक समिट भी यहाँ मुंबई के अंदर ही हो रहा है, जो कि मुंबई ऑप्शन नंबर अपना 4 है, इसके अंदर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाले हो गया पंचायती राज मंत्रालय, जो कि इसको लॉन्च करने वाले हैं। और ग्राम चित्र ऐप है, इसको पंचायती राज मंत्रालय लॉन्च करने वाले हो गए। पंचायती राज स्तर पर इसको स्थानीय योजना बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है।
और इसके अंदर क्या है कि जिस प्रकार से सिंचाई है, मिट्टी है, फसलें हैं, जलवायु, इनके बारे में ये ऐप लॉन्च हुई है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे को जहाँ पर दिक्कत लगेगी उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देंगे, और उसके बाद में इस पर कार्रवाई करने के लिए एक जो ऐप है उसको भी, सॉफ्टवेयर है वो भी लॉन्च किया गया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एम एक्शन सॉफ्ट, लॉन्च किया गया है इसके लिए, जो कि कुछ कार्रवाई कर रहा है। तो एम सॉफ्ट इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो ये हो गया INS अर्नाला। इसको हाल ही में जो नौसेना को सौंपा गया है, इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो भारत का ये पहला सर्वेक्षण जहाज है, और इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर, कोलकाता में जहाँ है गार्डन रिच शिप बिल्डर, यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। और ये भी हाल ही में नेवी को सौंप दिया है, नेवी के अंदर शामिल हो चुका है। और इसका जो सर्वेक्षण है वो है हाइड्रोग्राफिक और नौवाहक मार्ग के लिए, यानी हाइड्रोग्राफिक नौवाहक मार्ग का मतलब है इसके लिए इसको सर्वेक्षण के लिए सौंपा गया। मतलब पानी के अंदर रास्ते खोजना है, और वहाँ पर जो खनिज मिनरल्स जो मिल रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, एंटी सबमरीन शिप भी इसको बोलते हैं, एंटी सबमरीन शिप INS अर्नाला ही है। ये भारत का पहला शिप यार्ड है जो कि एंटी सबमरीन है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है सोइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ, ये इसकी इस बार की थीम होगी। और इसको 5 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को इसको इसलिए मनाया जाता है कि 5 दिसंबर को जो थाईलैंड के किंग है भूमिबोल, उनका हैप्पी बर्थडे, इसलिए ये 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और इसको पहली बार कब मनाया गया? इसको पहली बार 2014 के अंदर मनाया गया। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आप सभी इस क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके।